नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है उस टैलेंट हंट का जिसे जीतकर राजेश खन्ना सुपरस्टार बने। लेकिन वो टैलेंट हंट हुआ कैसे था, किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जीते तो राजेश खन्ना थे, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पर कौन था, और जो दूसरे तीसरे नंबर पर आए, चौथे नंबर पर आए, पांचवें नंबर पर आए, बॉलीवुड में उन्हें क्या मुकाम हासिल हुआ। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य था हिंदी सिनेमा में नए टैलेंट को पेश करना। लेकिन ज्यादातर नए लोग पुराने अभिनेताओं को ही दोहराते थे। यह उनकी परछाइयां बल्कि नकल ही होती थी। शायद दर्शकों की भांति फिल्मों को बनाने वाले भी किसी ऐसे की तलाश कर रहे थे जो अतीत की बेड़ियों को तोड़कर दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की त्रिमूर्ति से आगे देख सके, जो आजादी के बाद हिंदी सिनेमा के पहले बड़े सितारे थे और जिनकी रफ्तार लगभग 2 दशकों के बाद भी धीमी नहीं हो रही थी। और इन मशहूर तीनों के साथ सीढ़ी पर दूसरे पायदान पर आने वाले भी उसी सांचे में ढले हुए थे और उन्हीं जैसा काम करने की कल्पना करते थे। थोड़े बहुत थे जो अलग ढंग से करते थे, बाकी सब ऐसे ही। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार से आगे सोच ही नहीं पाए और शम्मी कपूर ने अपने लिए सफलतापूर्वक ऐसी अलग जगह बनाने के बाद भी, जिसे आज तक कोई चुनौती नहीं दे सका, अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा देवानंद से बेहतर होने की कोशिश में बिता दिया। दिलीप कुमार ने न केवल हरिकृष्ण गोस्वामी को अभिनेता बनने के लिए, मनोज कुमार, बल्कि पर्दे पर अपने किरदार का नाम मनोज कुमार अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। और शम्मी कपूर तो वास्तव में अपने करियर के लिए देवानंद के ऋणी थे, जिन्होंने तुम सा नहीं देखा जो 1957 में आई थी, उसको इनकार कर दिया था। वो फिल्म जिसने शम्मी को 19 भूल जाने लायक फिल्मों के बाद रातों रात एक सनसनी बना दिया। जिस समय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन की स्थापना की गई, उस समय उसमें व्यावसायिक हिंदी सिनेमा बिरादरी के बड़े बड़े नाम शामिल थे। B.R. चोपड़ा, बिमल रॉय, देवेंद्र गोयल, F.C. मेहरा, G.P. सिप्पी, H.S. रवेल, हेमंत कुमार, नासिर हुसैन, J. ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सामंत, सुबोध मुखर्जी, ये उस दौर के बहुत बड़े नाम थे। फिल्म निर्माताओं का एक स्वस्थ मिश्रण थे जो न केवल विभिन्न प्रकार की फिल्में बनाते थे, बल्कि अनुभव का भी एक अच्छा तालमेल प्रस्तुत करते थे। और उनमें से कुछ, जैसे बिमल रॉय और B.R. चोपड़ा, पहले से ही मजबूत स्थिति में थे, जबकि शक्ति सामंत और J. ओम प्रकाश जैसे कुछ और दूसरी और अधिक सफल पारी की कगार पर थे। पहले भी कुछ प्रतियोगिताएं हो चुकी थीं, और लेकिन इस प्रतियोगिता को जो बात अलग करती थी वो ये थी, इसके विजेता को हर एक सदस्य द्वारा निर्मित एक एक फिल्म में लीड रोल मिलना था। यानी कि ये करार था कि जो इस टैलेंट हंट को जीतेगा वो सभी प्रोड्यूसर्स के साथ एक एक फिल्म बतौर लीड हीरो साइन करेगा, या हीरोइन, जो भी जीतता इसमें। और ये इस टैलेंट हंट की खासियत थी। इसके अतिरिक्त फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन टैलेंट हंट सामूहिक रूप से नई पीढ़ी को सामने लाना चाहती थी, और इसलिए इसके सदस्य दूसरा स्थान पाने वालों को भी जरूरत के मुताबिक अपनी फिल्मों में भूमिकाएं देने वाले थे। यानी कि जो सेकंड आएगा उसके लिए भी काफी कुछ सोच रखा था। इस प्रतियोगिता ने पूरे भारत से हजारों इच्छुकों को आकर्षित किया। हिंदी सिनेमा का प्रलोभन ऐसा था कि हिस्सा लेने वालों ने औरों से आगे निकलने का हर तरीका आजमाया। लीना चंद्रावरकर की तरह कईयों ने मद्रास से फॉर्म भरा, ताकि प्रार्थना पत्र महाराष्ट्र की बजाय कहीं और से होने के कारण वो शुरुआती दौर में अलग दिखें। जतिन ने तो मजाक मजाक में ही फॉर्म भर दिया था। जतिन यानी राजेश खन्ना, और इसलिए नहीं कि वो अंतिम दौर में पहुंचने वाले 6 प्रतियोगियों में से एक होगा, बल्कि यूं ही भर देते हैं। और J. ओम प्रकाश को जतिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लगे थे। बात के दिनों में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, जज्बाती सीन्स के लिए कुदरती काबिलियत के साथ।
एक फिल्म आई थी 1961 में, आस का पंछी, और 1964 में आई मिलन की बेला, 66 में आए दिन बहार की जैसी फिल्मों के निर्माता जे ओम प्रकाश का मानना था कि जतिन यानी राजेश खन्ना आखिरी चरण तक जरूर पहुंचेगा। ऐसा उन्हें देखकर पहली बार लगा था। यदि टैलेंट हंट प्रतियोगिता से बुलाए जाने से जतिन को हैरान किया था, तो अंतिम चरण में पहुंचने की बात ने तो हक्का बक्का कर दिया। अंतिम दौर में पहुंचने वाले 6 लोग रहे होंगे, लेकिन ध्यान का केंद्र साफ साफ जतिन और विनोद मेहरा थे। और उनका मुकाबला इतना टक्कर का था कि कोई कह नहीं सकता था कि कौन सा अभिनेता दूसरे को पछाड़ देगा। यानी राजेश खन्ना और विनोद मेहरा, यही दोनों आगे थे। आखिरी इम्तिहान के लिए उन्हें एक सीन अदा करने को कहा गया, कि एक सीन उन्हें बताया गया, दिया गया, डायलॉग्स दिए गए और वो उन्हें करना था। और जहां शेष सब लोग तैयारी करने के लिए चले गए, वहीं राजेश खन्ना वहीं पर खड़े रहे, हाथ में दिए गए सीन को पकड़े हुए। और उसने उसे पढ़ने में काफी समय लिया। और एक सीन जिसमें एक युवक अपनी मां का सामना करता है, कई बार पढ़ने के बाद भी जतिन किरदार को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। उसने सिर उठाकर देखा तो जीपी सिप्पी को सामने खड़ा पाया। वो कुछ इंच सिप्पी की ओर बढ़े और उन्हें उस किरदार के बारे में कुछ और बताने को कहा। जतिन किरदार की पृष्ठभूमि जानना चाहते थे और समझना चाहते थे कि कुछ अतिरिक्त जानकारी उसे किरदार को समझने में मदद करेगी। हैरान सिप्पी ने उस नौजवान को देखा और एक सीधा सा प्रश्न पूछा, जिसके मायने बोले गए 3 शब्दों से बहुत ज्यादा थे। थिएटर से हो? युवा अभिलाषी ने हां में सिर हिलाया, राजेश खन्ना ने। और इससे पहले कि सिप्पी कुछ और समझते, राजेश खन्ना ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किरदार की उम्र क्या थी, वो कहां से था, उसकी मां के साथ उसका रिश्ता कैसा था, क्या मां ने उसे अकेले ही पाला पोसा था, उसके पिता का क्या, और क्या वो अमीर थे, गरीब थे। ये गोलाबारी सिप्पी के लिए थोड़ी सी ज्यादा हो गई। जिन्होंने राजेश खन्ना के हाथ से कागज ले लिया और कहा, कुछ भी कर दो। एक असली फिल्मकार सिप्पी थिएटर से नए नए आए किसी व्यक्ति के साथ नहीं भिड़ सकते थे। जहां तक उनका ताल्लुक था, राजेश खन्ना जो चाहे कर सकता था। जब जतिन यानी राजेश खन्ना की सीन पेश करने की बारी आई, तो वो चलकर आगे आए और अपने ही एक नाटक से एक मोनोलॉग प्रस्तुत किया। सीन अपनी कमियों के एहसास से भरे हुए एक नौजवान के बारे में था, जो यकीन नहीं कर पाता कि कोई लड़की, कोई भी उसको प्यार कर सकती है। जतिन ने शुरू से ही अपने को किरदार में डुबो दिया और उसको परखने वाले 12 आदमियों ने डायलॉग की एक एक लाइन के साथ अपने को अदायगी में अधिक से अधिक लीन होते पाया। एक अनुभवी नायक की तरह जतिन ने पूरी कुशलता से अपने स्वर का उतार चढ़ाव बदला और दर्शकों को अपने साथ अदाकारी के रोलर कोस्टर पर ले गया। वो अपनी आवाज को बदलता रहा और इतना समझदार था कि इस बात पर नजर रखे कि निर्णायक उसके साथ कितना चल पा रहे थे। और जब वो पूरी तरह जकड़े गए, तो एक पल के लिए वो ठहरा और पूरी तरह बंधे हुए निर्णायक ये जानने को बेचैन थे कि आगे क्या हुआ। लेकिन जतिन यानी राजेश खन्ना अभी आखिरी चोट नहीं करना चाहते थे। बिना घबराए उसने लड़की का डायलॉग बोला। लड़की अंत में बताती है कि वो अंधी है और शायद इसी कारण जिस व्यक्ति से वो प्यार करने लगी, उसके बाहरी रंग रूप से आगे देख पाई। जे ओम प्रकाश को उसके बाद क्या हुआ इतनी अच्छी तरह से याद है जैसे कल की बात हो। एक इंटरव्यू में बात के दिनों में वो बताते हैं कि जब उसने सीन खत्म किया, तो हम सब ने, शक्ति सामंत, नासिर साहब, चोपड़ा जी, एक दूसरे की तरफ देखा और जान गए कि ये एक कलाकार था जो वो सब कर सकता था जो इस मुकाबले का मकसद था। और इस निर्माता निर्देशक को याद है कि बांध लेने वाले अभिनय के बावजूद भी जतिन यानी राजेश खन्ना विनोद मेहरा को केवल 1 अंक से हरा पाए। यानी विनोद मेहरा जिस मुकाबले में राजेश खन्ना जीते थे, उस मुकाबले में विनोद मेहरा सिर्फ 1 नंबर से पीछे थे, सिर्फ 1 नंबर। और चाहे मुकाबला बराबर का था, निर्णायकों के मन में कोई शक नहीं था कि विजेता कौन था। राजेश खन्ना के साथ ही फरीदा जलाल, जो कुछ ही साल पहले उनके साथ आराधना में, कुछ साल बाद उनके साथ आराधना में काम करने वाली थी, वो सहविजेता के तौर पर चुनी गई। और उस समय 15 वर्ष की उम्र में लीना चंद्रावरकर को
लड़कियों की कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला। जो अभिनेता मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति से एक रात पहले बुरी तरह रोया था, उसने न केवल टैलेंट हंट जीतने के लिए बल्कि हिंदी सिनेमा के चोटी के 1 दर्जन निर्माताओं से मुख्य भूमिका पाने के लिए भी 10,000 हिस्सा लेने वालों को हराया था। उसका अंतहीन लगने वाला इंतजार छोटी छोटी भूमिकाओं के गौरतलब अदाकारी वाली भूमिकाओं में बदल जाने का, ताकि कुछ सार्थक हाथ लग सके, खत्म हो गया था। अचानक वो अपनी तकदीर का मालिक बन गया। अब उसे अपने पैर जमाने के लिए शक्तिशाली लोगों के अहम को नहीं सहलाना पड़ेगा, जो अब तक उसे देखकर अनदेखा करते हुए पास से निकल जाते थे। जैसे जितेंद्र और संजीव कुमार अभी भी अपनी महत्वपूर्ण फिल्मों फर्ज और संघर्ष से कुछ साल ही दूर थे। अपनी राह देखती नई तकदीर के साथ जतिन यानी राजेश खन्ना ने पर्दे के लिए नया नाम भी अपनाने का फैसला किया। हर किसी द्वारा बुलाए गए काका बुलाए जाने के कारण उसे अपने असली नाम जतिन या उसके औपचारिक रूप जितेंद्र की आदत ही नहीं थी। और अक्सर जितेंद्र को अपना स्क्रीन नाम बनाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन रवि कपूर जो उनके दोस्त थे उन्होंने पहले ही अपना नाम जितेंद्र अपना लिया था। हालांकि इस बारे में काफी भ्रम था कि पर्दे पर क्या नाम दिया जाए। सो उनके मामा के तलवार ने उन्हें, उनके पिता ने, बड़े भाई नरेंद्र ने जतिन की किस्मत इंद्र के विजेता जितेंद्र से अधिक बनाने के लिए पुकार रही थी। राजेश बनना था, राजाओं का राजा। और अपने इस नए नाम राजाओं के राजा राजेश, जतिन खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर राजा बनने के लिए कदम बढ़ा दिए। अपने से पहले और बाद में आने वाले राजाओं से भी अधिक चमकीला राजेश खन्ना, एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में छा जाने वाला था पूरे इंडियन सिनेमा पर। एक ऐसा नाम जिसके अलावा किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।